डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पढ़ने वाले हैं यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट अर्थात पराबैंगनी क्या होती है, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर कि स्पेक्ट्रोस्कोपी अवशोषित या उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की माप और व्याख्या है। And spectroscopy is the measurement and interpretation of electromagnetic radiations absorbed or emit when the molecular atom or ion of sample move from one energy state to another energy state. And spectroscopy अवशोषित या उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों की माप और व्याख्या है जब एक नमूने के अणु या परमाणु या आयन एक ऊर्जा अवस्था से यानी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर यानी दूसरी ऊर्जा अवस्था तक जाता है। तो जब भी कोई एटम मॉलिक्यूलर आयन जो होगा वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में जाएगा यानी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो उसके लिए क्या वर्ड आती है? उसके लिए जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसके लिए हम कहेंगे यहाँ पर कौन सी? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन विच लाइट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रीजन्स 200 से 400 नैनोमीटर is absorbed by the molecule which result the excitations of the electrons from the ground state to higher energy state। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रकार की अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी? एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें अल्ट्रावायलेट रीजन कौन सा है? 200 से 400 नैनोमीटर का जो होता है उसमें प्रकाश के अणु द्वारा अवशोषित किया जाता है। यानी जो मॉलिक्यूल्स एटम और आयन जो होंगे अणु परमाणु आयन वो उस रेडिएशन से उस लाइट का एब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ऊर्जा अवस्था से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। अब बात करते हम लोग इसके प्रिंसिपल की, यानी पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है। तो मूल रूप से स्पेक्ट्रोस्कोपी पदार्थ के साथ पदार्थ की अन्योन्य क्रिया से संबंधित है। यानी बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर। यानी क्या होना चाहिए? पदार्थ यानी कोई भी सब्सटेंस या कोई मैटर जो है उसका और रेडिएशंस के बीच में कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए। आगे दिया हुआ इसके अंदर कि जैसे ही प्रकाश पदार्थ द्वारा अवशोषित होता है, एज ए लाइट इज एब्जॉर्ब बाय मैटर, द रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? परमाणु या अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे प्रकाश द्वारा प्रकाश क्या करता है? जो पदार्थ होता है वो प्रकाश का अवशोषण करता है, तो उसके परिणाम में उसकी एनर्जी में, मॉलिक्यूल की एनर्जी में या एटम की एनर्जी में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब, जब पदार्थ द्वारा पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण किया जाता है तो दिस रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। तो ऐसी स्थिति में पदार्थ निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। हम मान लें कि हमारे पास में कोई सब्सटेंस या कोई इलेक्ट्रॉन की दो एनर्जी स्टेट, हमने दो लाइन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। ये जो हमने लिखा इसको ग्राउंड स्टेट बोल दिया यानी कि मूल ऊर्जा स्तर, और ऊपर वाले को बोल दिया एक्साइटेड स्टेट यानी उच्च ऊर्जा स्तर। तो जो इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल होगा वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो क्यों जाएगा? क्योंकि इस लोअर मॉलिक्यूल ने क्या किया? एनर्जी का एब्सॉर्प्शन किया। तो एनर्जी का एब्सॉर्प्शन करने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चला जाता है। इस किसके कारण जाता है? वो पराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण के कारण जाता है। आगे देखिए, मॉलिक्यूल कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होना चाहिए? उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी कि अबंधी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, तो ये क्या करते हैं? ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं फ्रॉम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। कौन सी लाइट का? पराबैंगनी प्रकाश का। टू एक्साइट दिस इलेक्ट्रॉन टू हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये उच्च ऊर्जा स्तर वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों या अबंध इलेक्ट्रॉन वाले अणु इन इलेक्ट्रॉनों को उच्च एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षाओं में उत्तेजित करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश के रूप में ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना होता है और बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ चले, बंदी से अबंदी की तरफ जाता है। आगे लिखा हुआ है कि द मोर इजीली एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन्स द लॉन्गर द वेवलेंथ ऑफ लाइट दे कैन एब्जॉर्ब, दे आर ए 4 पॉसिबल टाइप ऑफ ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जितना अधिक आसानी से उत्तेजित होते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उतनी ही अधिक अवशोषित कर सकते हैं। अर्थात इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन अर्थात संक्रमण होता है वो 4 प्रकार से हो सकता है। इन 4 प्रकार का ट्रांजिशन का जो डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर हो सकते हैं। द एब्सॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट बाय ए केमिकल कंपाउंड will produce a distance spectrum that aids in the identification of the compounds। एक रासायनिक यौगिक द्वारा पराबैंगनी प्रकाश का अवशोषण एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम का उत्पादन करेगा जो यौगिक की पहचान में सहायक होगा। तो हम क्या करें, एक रासायनिक यौगिक द्वारा पराबैंगनी विकिरणों का क्या होगा, अवशोषण किया जाएगा। अब बात करके इसके इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं और इसके पार्ट्स की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा उसमें शुरुआत में लाइट सोर्स दिखाई दे रहा है, यानी प्रकाश स्रोत। यहाँ से लाइट निकलेगी, ये वेवलेंथ सिलेक्टर से निकलेगी, यानी ये मोनोक्रोमेटर रीजन होता है। यहाँ से लाइट निकलेगी और किसी सैंपल में जाएगी, सैंपल उस प्रकाश का, उस लाइट का अवशोषण यानी एब्सॉर्प्शन करेगा। फिर डिटेक्टर द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाएगा और फिर कंप्यूटर सिग्नल के द्वारा हम उसके आउटपुट के रूप में देखेंगे कि ये कंपाउंड कौन सा था या कौन सा है। चलते हैं इसके पूरे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ लाइट सोर्स यानी प्रकाश का स्रोत क्या होना चाहिए। तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला उपयुक्त प्रकाश स्रोत होता है। टंगस्टन फिलामेंट्स लैंप एंड हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन द सूटेबल लाइट सोर्स एज दे कवर द होल यूवी रीजन्स। और उपयुक्त प्रकाश स्रोत क्योंकि वो पूरे यूवी क्षेत्र को कवर कर सकता है। तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, टंगस्टन फिलामेंट लैंप और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप का यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। आगे दिया हुआ इसमें कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप लाल विकिरण से भरपूर होता है। टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स आर रिच इन द रेड रेडिएशंस, मोर स्पेशली दे आर इमिटेड द रेडिएशन ऑफ 375 नैनोमीटर। अधिक विशेष रूप से यह 375 नैनोमीटर के विकिरणों को उत्सर्जित करता है, जबकि हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप की जो इंटेंसिटी होती है, उसकी जो तीव्रता होती है वो 375 नैनोमीटर से कम होती है। उसके बाद जो सेकंड दिया हुआ मोनोक्रोमेटर, जो यहाँ पर वेवलेंथ सेक्टर दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, उसको हमने यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर जनरली आर द कंपोज्ड ऑफ प्रिज्म एंड स्लाइड्स। मोनोक्रोमेटर आमतौर पर प्रिज्म और स्लेट के बने होते हैं। मोनोक्रोमेटर क्या होगा, तो प्रिज्म या स्लेट जो होंगे उसे मोनोक्रोमेटर कह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर द डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अधिकांश स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होते हैं, डबल बीम फोटोमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं। रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इज डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग प्रिज्म। प्राथमिक स्रोत से निकलने वाले विकिरणों को घुमाने वाले प्रिज्म की मदद से फैलाया जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या होगा इसके अंदर कि लाइट सोर्स से जब लाइट निकलेगी तो जो वेवलेंथ सेक्टर है वहाँ पर मोनोक्रोमेटर का यूज किया जाएगा। ये एज ए स्लाइड या प्रिज्म भी हो सकता है। आगे चलते हैं, इसके ये बात हो रही है यहाँ पर किसकी, मोनोक्रोमेटर की। प्रकाश स्रोत से के विभिन्न तरंग दैर्घ्य जो प्रिज्म द्वारा अलग किए जाते हैं, फिर स्लेटर द्वारा चुने जाते हैं। जैसे कि प्रिज्म के गुणन के परिणाम स्वरूप रिकॉर्डिंग के उद्देश्यों के लिए स्लेट से गुजरने के लिए लगातार बढ़ती तरंग दैर्घ्य की श्रृंखला होती है। मतलब इसमें स्लेट या जो प्रिज्म का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वेवलेंथ की इंटेंसिटी हमेशा बढ़ी हुई रहे। आगे बात करते हैं नमूना और संदर्भ सेल, सैंपल एंड रेफरेंस सेल, जो थर्ड वाला जो डायग्राम में था। आई होप आपने उस डायग्राम को बना लिया होगा, नहीं बनाया तो उस वीडियो को पीछे करके, वीडियो को रोक कर उस डायग्राम को आप पहले अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद इन पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। वन ऑफ द two divided beams passed through the sample solution and the second beam is passed through the reference solution। दो विभाजित बीमों में से एक को नमूना समाधान के माध्यम से पारित किया जाता है और दूसरा बीम संदर्भ समाधान के माध्यम से पारित किया जाता है।
यानी नमूना और संदर्भ समाधान दोनों सेल में निहित होते हैं। बहुत सैंपल एंड रेफरेंस सॉल्यूशन आर कंटेंट्स इन द सेल्स। ये सेल जो होता है, जो सैंपल जिसके अंदर हम रखते हैं, वो क्वार्ट्ज या सिलिका का बना होता है। सिलिका के लिए कांच का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह यूवी क्षेत्र में प्रकाश को भी अवशोषित कर सकता है। नेक्स्ट आता है डिटेक्टर यानी ससूचकांक। अब डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्ट करने का काम करेगा, पता करने का काम करेगा। तो आमतौर पर दो फोटोक्लव यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिटेक्टर के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। फोटोक्लस में एक नमूना सेल के बीम प्राप्त करते हैं और दूसरा डिटेक्टर रिफरेंस में बीम उसमें से पास की जाती है। रिफरेंस यानी कि संदर्भ सेल से विकिरणों की तीव्रता नमूना सेल के बीम में से अधिक मजबूत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप फोटोकल्स में स्पंदन या प्रत्यावर्ती धाराएं उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है एम्पलीफायर, विस्तारक, जो कि विस्तार करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो फोटोकल्स से उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा को एम्पलीफायर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एम्पलीफायर को एक छोटे से सर्वोमीटर में जोड़ा जाता है। आमतौर पर फोटोकल से उत्पन्न करंट बहुत कम तीव्रता का होता है, अतः एम्पलीफायर का मुख्य उद्देश्य संकेतों को कई बार बढ़ाना होता है ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर सकें और आसानी से पहचान सकें। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग डिवाइस। अधिकांश समय एम्पलीफायर एवं पेन रिकॉर्डर से जुड़ा होता है, जो कंप्यूटर से जुड़ा हो सकता है। कंप्यूटर से उत्पन्न सभी डेटा को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बेसिस पर हम फिर स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। अब आते हैं, ये तो बात हुई हमारी व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसकी हमने जो पूरी गतिविधि, उसकी क्रियाविधि या उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम उसकी एप्लीकेशन की तरफ। तो साथियों, एप्लीकेशन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी, अशुद्धियों को पता लगाने में। कार्बनिक अणुओं में अशुद्धियों के निर्धारण के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दूसरा जो है, नमूने में अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त पिक्स को देखा जा सकता है और इसकी तुलना मानक कच्चे माल से की जा सकती है। एडिशनल पिक्स कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू द इम्प्योरिटीज इन द सैंपल एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल्स। एक विशिष्ट रंग देने पर अवशोषित को माप कर भी अशुद्धियों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर इल्यूडिशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों की संरचना की व्याख्या करने में भी ये काम में आती है। तो साथियों, यहाँ पर जो स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बनिक यौगिकों की संरचना स्पष्ट करने में उपयोग की जाती है, जैसे कि असंतृप्त की उपस्थिति, अनुपस्थिति का पता लगाने में, विषम परमाणु की उपस्थिति का पता लगाने में। इसके अलावा मात्रात्मक निर्धारण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। और उसके बाद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी उन प्रकार के यौगिकों को चिन्हित कर सकती है जो यूवी विकिरणों को अवशोषित करते हैं, और इस प्रकार यौगिकों के गुणात्मक निर्धारण में उपयोग किया जाता है। यौगिकों के स्पेक्ट्रा के साथ अवशोषण स्पेक्ट्रा की तुलना करने की पहचान की जाती है। इस तकनीक का उपयोग यौगिकों के कार्यात्मक समूह की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने में भी किया जाता है। आगे चलते यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके प्रतिक्रिया में कनेक्टिविटी का भी अध्ययन किया जाता है और उसका अवशोषण परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कई दवा या कच्चे माल के रूप में जो फार्मूलेशन होता है, विलायक के रूप में दवा का उपयुक्त घोल बनाकर एक विशिष्ट रंग देने पर अवशोषण को मापकर उसको परखा जा सकता है। तो ये जो स्क्रीन पर जो चल रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यौगिकों के आणविक भार इन यौगिकों से उत्पन्न व्युत्पन्न तैयार करके भी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मापे जा सकते हैं। तो साथियों, ये था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक जनरल इंट्रोडक्शन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।